अ क्लाइंट बाय राजा राव। ए क्लाइंट बाय राजा राव में हमारे पास वर्ग, समानता, विवाह, स्वतंत्रता, परंपरा, आधुनिकता और नियंत्रण का विषय है। उनके संग्रहित कहानियों के संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथाकार द्वारा सुनाई गई है और कहानी की शुरुआत से पाठक को पता चलता है कि राव कक्षा के विषय की खोज कर रहे होंगे। रामू को अपने कुछ सहपाठियों के लिए काम करना पसंद नहीं है। उसे लगता है जैसे यह उस पर विश्वास करता है, जब वास्तविकता वह खुद को उनके बराबर देखता है। दुर्भाग्य से रामू के लिए उनके पीछे उनकी कक्षा में उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता नहीं है जो उन्हें एक समान मानते हैं। वह अपने सहपाठियों के लिए विषम कार्य करने पर निर्भर है ताकि वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। जयलक्ष्मी के अपवाद के साथ रामू को ऐसा नहीं लगता कि उनके कोई सहपाठी उन्हें समान मानते हैं। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि जयलक्ष्मी रामू को अंकित मूल्य पर ले जाती दिखाई देती हैं। वह अपने वित्तीय स्वभाव या अपनी कक्षा के द्वारा उसका न्याय नहीं करती है। कई मायनों में राव यह सुझाव दे रहे हैं कि जयलक्ष्मी एक मजबूत स्वतंत्र महिला है। अगर आधुनिक महिला नहीं, वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखती है और जानती है कि वह कहाँ जा रही है। नानजुंदाय का चरित्र भी दिलचस्प है क्योंकि यह पाठक के लिए स्पष्ट है कि वह रामू को पसंद कर रहा है। सबसे पहले उसे रामू पर फायदा होता है क्योंकि रामू उसे जानता या पहचानता नहीं है, और फिर दूसरा, वह रामू की कमजोरियों के माध्यम से रामू से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि नंजुंदैया का नंबर एक लक्ष्य रामू की भलाई नहीं है, जो नंजुंदैया में रुचि पैदा करती है, बल्कि वह रामू से शादी करना चाहती है। पाठक जानते हैं कि रामू नंजुंदैया के लिए एक ग्राहक से अधिक नहीं है। नानजिंगया युवतियों या लड़कियों से शादी करने के लिए अक्सर युवकों को खोजकर अपना पैसा कमाता है, जो महिला के पिता के इशारे पर होता है। कुछ ऐसा जो पाठक को स्पष्ट हो। नानजुंदैया बस रामू के अहंकार को बढ़ा रहा है ताकि वह रामू से किसी से शादी करने के लिए भुगतान प्राप्त कर सके। सभी चरणों में नानजुंदैया की प्राथमिक रुचि माता पिता से उनके लिए एक आदमी या लड़का प्रदान करने के लिए अपनी बेटी को शादी करने के लिए भुगतान प्राप्त करना है। हालांकि कुछ आलोचकों का सुझाव हो सकता है कि नानजुंदैया एक व्यवसायी व्यक्ति है। वास्तविकता यह हो सकती है कि वह दूसरों की बेगुनाही का शिकार हो रहा है। उन्हें उन चीजों में विश्वास दिलाना है जो सच नहीं हैं। कहानी के किसी भी स्तर पर नानजुंदैया का सुझाव है कि रामू को उस महिला से प्यार करना चाहिए जिससे वह शादी करना चाहता है, जबकि आज की शर्तों में इसे कई लोगों द्वारा पूर्व शर्त के रूप में देखा जा सकता है। नानजुंदैया भी एक स्वीकृत पारंपरिक टेम्पलेट का काम करता दिखाई देता है, जिसमें दूल्हे के बीच एक विवाह की व्यवस्था की जाती है, जिसमें दूल्हे को दहेज का भुगतान किया जाता है। हालांकि रामू और जयलक्ष्मी दोनों ही अधिक आधुनिक दिखाई देते हैं। उनकी शिक्षा को पहले रखा, फिर उम्मीद है कि एक अच्छी नौकरी हासिल की जाए और फिर अगर वे शादी करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि राव इस बात को उजागर करने का प्रयास कर सकता है कि कैसे समाज पारंपरिक दृष्टिकोण से विवाह में बदलाव कर रहा है, जो कि अधिक आधुनिक है और सिर्फ स्वीकार किया जाता है। जयलक्ष्मी के अलावा कहानी में कोई अन्य महिला उनके जीवन या भाग्य के नियंत्रण में नहीं है। रामू के लिए परिप्रेक्ष्य दुल्हन अभी भी एक बच्चा नहीं है, लेकिन वह दूसरों के अधीन है और एक संदिग्ध रामू के अधीन होगा। कुछ ऐसा जो रामू की बुद्धि को चुनौती देने के लिए जरूरी नहीं है। यह संभव है कि रामू जब पत्नी की तलाश में आता है तो उसे बराबर की तलाश होती है। जिस तरह रामू अपने सहपाठियों के बराबर होना चाहता है, उसी तरह वह अपनी पत्नी के बराबर होना चाहता है या उसकी पत्नी के समान है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूरी कहानी में नानजुंदैया के नियंत्रण में रहने की इच्छा है, फिर चाहे वह रामू को ले जा रहा हो या कॉफी शॉप में अन्य संरक्षकों को। नानजुंदैया को नियंत्रण में रहना पसंद है, जो विवाह के लिए पुरुष के साथ नुनगुनिया के विचार को नियंत्रित कर सकता है। नानजुंदैया की दुनिया में महिलाओं में समानता नहीं है और सबसे अधिक संभावना है कि उनके पास आवाज नहीं है।
रामू को दुल्हन के रूप में पेश की जाने वाली युवा लड़की को उसके पिता द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। पाठक को यह संदेह करने के लिए छोड़ दिया कि उसे एक प्रेमपूर्ण शादी में मजबूर किया जा रहा है। हालांकि यह उस समय की स्वीकृत प्रथाएं हैं और राव इस स्थिति की वास्तविकताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें महिला या पत्नी अपने पति के प्रति जवाबदेह हो। बहुत कम या कोई स्वतंत्रता नहीं है और उनका जीवन पुरुष के पूर्ण नियंत्रण में है। यह देखना आसान है कि जयलक्ष्मी अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और एक स्वतंत्र जीवन जीना क्यों पसंद कर सकती हैं। एक जिसमें वह पूरी तरह से नियंत्रण में है और जिसे वह अपने भाग्य का निर्धारण करने में सक्षम है, ऐसा कुछ जो कई महिलाओं के लिए पराया हो सकता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।